अगले क्वेश्चन के रूप में हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है वही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। और इसको सॉल्व करना है जैसा कि आपने रीड किया होगा, किसके लिए, यूनिक सोल्यूशन के लिए, हमें इनफाइनाइट सोल्यूशन के लिए फाइंड करना है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है इनका। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी तुलना आपको पता है तो क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू यहाँ a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 7, a2 इज इक्वल टू हो जाएगा k माइनस वन, b2 इज इक्वल टू हो जाएगा k प्लस 2, और c2 इज इक्वल टू हो जाएगा 3k, c2 इज इक्वल टू 3k। हमें निकालना है चूंकि अनंततः अनेक हल के लिए क्या होता है कंडीशन, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 रखते हैं वैल्यू। तो इसलिए क्या हो जाएगा, a1 2 अपॉन k माइनस 3 इज इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3k, ये मिल गया। अब यहाँ पे तो k यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों ही जगह पे है, तो हम निकालेंगे कैसे। तो आप जानते हैं स्टूडेंट क्या करेंगे, हम जोड़े में निकालेंगे। पहले इन दोनों टर्म्स को ले लेंगे, उसके बाद इन दोनों टर्म्स को ले लेंगे, फिर लास्ट वाले और इस फर्स्ट वाले को ले लेंगे। अगर सभी में k का वैल्यू एक समान आता है और इस कंडीशन को फॉलो करता है या संतुष्ट करा देता है तो क्या हो जाएगा, वही हमारा k का वैल्यू होगा। तो बढ़ते हैं आगे, फ्रॉम या अब 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 3 अपॉन k प्लस 2, यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो 2 इंटू हो जाएगा आपका k प्लस 2 इज इक्वल टू 3 इंटू हो जाएगा आपका k माइनस 1। आगे जब सॉल्व करते हैं तो 2 का जब k के साथ मल्टीप्लाई हम करेंगे तो 2k प्लस 2 के साथ 4, और इधर हो जाएगा 3k माइनस 3। आगे हम सॉल्व करें तो वेरिएबल को वेरिएबल के पास अर्थात सेम टर्म को एक तरफ हम कर लेते हैं। तो यहाँ से एक काम हम कर सकते हैं कि -3 जब इधर आएगा तो +3 हो जाएगा, और 2k जब इधर जाएगा तो -2k, तो 4 + 3 ये आया इधर, और इसको भेज देते हैं इधर, तो इक्वल के उस ओर जाकर ये हो जाएगा -2k। फिर यहाँ से अगर हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा हमें k इज इक्वल टू 7, ये आ गया k इज इक्वल टू 7, या इसको यहीं पे लिख देता हूँ मैं, k इज इक्वल टू 7 आ गया वैल्यू। अब ये तो आया इन दोनों से, अब हम क्या करने वाले हैं, इन दोनों को लेते हैं। पहले हमने इन दोनों को लिया, अब हम लेते हैं इन दोनों को। तो इन दोनों को जब हम लेंगे तो क्या होगा, इसी प्रकार क्या 3 अपॉन k प्लस 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3k से क्या मिल जाएगा, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो 3 इंटू 3k हो जाएगा 9k, 7 इंटू k हो जाएगा आपका 7k, प्लस 7 इंटू 2 हो जाएगा आपका 14। आगे बढ़ते हैं, k को k के पास भेजते हैं तो 9k जब इधर 7k चल के आ जाएगा तो 7k इज इक्वल टू 14, यहाँ से मिल जाएगा हमें 2k इज इक्वल टू 14, और k का वैल्यू आ जाएगा आपका 7, क्योंकि 2 1 ज़ा 2 और 2 7 ज़ा 14। चलिए अब लास्ट और बच गया कौन, इस फर्स्ट वाला और इस लास्ट वाला को लेंगे हम, तो क्या मिल जाएगा, तथा इसी प्रकार 2 अपॉन k माइनस 1 इज इक्वल टू 7 अपॉन 3k। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2 इंटू 3k ये हो जाएगा 6k, 7 इंटू k हो जाएगा 7k, 7 इंटू -1 हो जाएगा -7। तो यहाँ से अगर मैं इस 6 को इधर भेजता हूँ या 7 को k को हम इधर लेके आ जाते हैं, 7k को इधर लेके आ जाते हैं, तो 6k माइनस 7k इज इक्वल टू -7। चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा, आपको मिलेगा -k, क्योंकि 7k बड़ा है और माइनस साइन के साथ है, तो यहाँ से हो जाएगा फिर 7, माइनस से माइनस जब हम कैंसिल कराएंगे तो k इज इक्वल टू 7 आपको मिल जाएगा। अब स्टूडेंट ये रहा k इज इक्वल टू 7, ये रहा k इज इक्वल टू 7, ये रहा k इज इक्वल टू 7।
तीनों ही केसेस पे हमें k इज इक्वल टू 7 मिल रहा है। इसका अर्थ है यही आपका क्या होगा, हल होगा, यही आपका हल होगा। जैसा कि मैंने बताया था कि इसमें संतुष्ट होना चाहिए, तो जब आपके पास एक ही वैल्यू आ रहा है तो आपको यहाँ चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा होगा। अगर इसके अलावा कोई और वैल्यू अगर आपको दिख पाता तो आप वहाँ पुट करके देखते हैं, जिस वैल्यू के लिए कंडीशन फॉलो होता वही हमारा क्या होता, आंसर होता। अतः आप लिखेंगे यहाँ, अतः k बराबर 7 के लिए समीकरण निकाय का हल अनंततः अनेक हल, या यहाँ से हल आप निकाल दीजिए, अनेक हल प्राप्त होता है। ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 5 का ये रहा सेकंड क्वेश्चन, और इधर है क्वेश्चन नंबर 3। और इसमें अगर बात की जाए तो फिर से वही कहानी है। तो अब आपने सीख लिया स्टूडेंट कि आपको क्या लैंग्वेज यहाँ देना है, तो जल्दी से इसको बनाते हैं और इसका आंसर देखते हैं कि क्या आने वाला है और क्या कुछ नया चीज़ हम सीखने वाले हैं। जी हाँ, कुछ नया चीज़ हमें मिलने वाला है, सो बने रहिए हमारे साथ। चलिए, तो यहाँ से फिर से A1 क्या मिल जाएगा, A2 क्या मिल जाएगा, B2 आप लिख लेंगे। फिर यहाँ पे आप लिखेंगे कि सिंस किसके लिए, आपको अनंततः अनेक हल के लिए, अनंततः अनेक हल के लिए क्या होता है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो A1 अपॉन A2 की अगर बात की जाए तो A1 है आपके पास k, A2 है आपके पास 5, ये रहा A1, ये रहा A2, इज इक्वल टू B1 है आपके पास 2 और B2 है आपके पास -3, ये रहा B2, ये रहा B1। इस तरीके से -4 डिवाइडेड बाय 6। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से k का वैल्यू निकालना है, तो k यहाँ से मिल जाएगा हमें k का वैल्यू। तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ से, k अपॉन 5 इज इक्वल टू 2 अपॉन -3। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 के, या उसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि k तो हमारा किस में है, ऊपर अंश पे है, तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। केवल 5 का मल्टीप्लिकेशन अगर 2 के साथ कर दे तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई -3, और इसी को हम लिख सकते हैं k इज इक्वल टू -10 डिवाइडेड बाई 3। इस तरीके से ये रहा आपका आंसर। बढ़ते हैं आगे, यहाँ फिर से आप इन चीज़ों को लिखेंगे कि अनंततः अनेक हल के लिए, चूँकि अनंततः अनेक हल के लिए, या आप अनंत हल भी यूज़ कर सकते हैं, अनेक हल के लिए क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। सॉल्व करते हैं आगे तो मिलेगा आपको 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू k अपॉन आपको -5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या मिल जाएगा यहाँ से मिल जाएगा हमें k इंटू 2, क्या हो जाएगा 2k, या फिर से वही सिचुएशन कि k तो यहाँ क्या है, न्यूमरेटर में है, अंश पे है, तो हमें क्या लेना है, केवल इन दोनों पदों को। तो यहाँ से 3/2 इज इक्वल टू k अपॉन -5। -5 के जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें मिल जाएगा -15 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू k, या यहाँ से मैं लिख सकता हूँ k इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई 2। ये रहा आपका आंसर। आंसर एक बार मैच कर लें क्या है आंसर, तो चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। k अपॉन इस थर्ड क्वेश्चन का आंसर अगर हम देखें तो यहाँ पे कंडीशन क्या बन रहा है, यहाँ पे 3x प्लस ky इज इक्वल टू 7, 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, और आंसर दिया गया है कि k का कोई मान नहीं, तो देखते हैं क्यों k का कोई मान नहीं, तो क्या ये संभव है और क्यों संभव है, क्योंकि जवाब मिलेगा तभी चीज़ें स्पष्ट हो पाती है। जी स्टूडेंट, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हम कर रहे हैं, और वो है कि k इज इक्वल टू -15 डिवाइडेड बाई 2, ये नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अगर हम ध्यान से देखें तो इन सब के बीच क्या है, इन सब के बीच लगा हुआ है इक्वल का साइन, और अगर आप बात करें
इस फर्स्ट टर्म इस लास्ट टर्म की। चलिए यहाँ तो अज्ञात चर है, यहाँ तो कुछ भी आ सकता है, इसकी हम बात नहीं करेंगे, लेकिन क्या ये दोनों बराबर हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? जैसा कि आपको इक्वल का साइन यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये बराबर तो होना चाहिए। तो ये अगर बराबर नहीं है तो चूँकि 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 1/7, इसलिए k का मान संभव नहीं है, k का मान संभव नहीं है। यहाँ का जो होगा k का मान संभव नहीं है, ये आएगा इसका आंसर। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 को। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 चलिए देखते हैं क्या करना है। आप लिखेंगे फिर से वही कंडीशन, क्या कि यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। अब वैल्यूज अगर पुट करें तो a1/a2 मीन्स 4/2 इज इक्वल टू -6/-3 इज इक्वल टू k/12, ये आएगा स्टूडेंट। चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व जब हम करते हैं तो क्या आ जाएगा, यहाँ 2/1, यहाँ पे भी आ जाएगा, माइनस से माइनस कैंसल, और 3 से 6 को अगर करेंगे तो 2/1 इज इक्वल टू k/12, ये आ जाता है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आगे क्या आएगा इसका आंसर। अब अगर हम देखें तो यहाँ से हम k का वैल्यू लेके आ सकते हैं। k का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 2/1 इज इक्वल टू k/12, तो ये हो जाएगा आपका 2 × 12 आपका 24 इज इक्वल टू k। इस तरीके से k इज इक्वल टू हो जाएगा 24, ये रहा आपका आंसर। और k इज इक्वल टू जब हम 24 रखते हैं तो हमारा जो इक्वेशन उसका सोल्यूशन कैसा प्राप्त होगा, हमें अनंत हल प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आगे और डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 6 और इस 7 को, फिर हम करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन और फिर ये चैप्टर आपका कंप्लीट। तो 6 नंबर क्वेश्चन का कहना है कि यदि x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4 है तो इस समीकरण का मान ज्ञात करना है, और इस समीकरण में छुपे हुए इस p का मान ज्ञात करना है। p क्या है, अज्ञात चर है, x का मान दिया है, y का मान दिया है, p का मान ज्ञात करना है। क्या कर देना है, रख देना है, बिल्कुल रख देंगे तो क्या हो जाएगा। और यहाँ पे एक बात और बता दूं मैं स्टूडेंट, ये अपने आप में बिल्कुल बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ये इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं 2 मार्क्स के लिए, क्योंकि यहाँ इस यूनिट से 2 मार्क्स का क्वेश्चन निकलना ही है, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा। तो सोल्यूशन देखते हैं क्या हो जाएगा कि दिया गया समीकरण है या दिया है x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 4, तब तथा समीकरण 7x माइनस 4p इज इक्वल टू p, ये रहा। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण या एक मान लेते हैं, समीकरण 1 में x व y के मान रखने पर, बड़ा ही आसान 2 स्टेप का काम है। अगर आप इन चीज़ों को ना लिखें तो अगर 1 मार्क के लिए पूछा जाता है तो आप तुरंत ही इसको फाइंड कर सकते हैं। क्या हो जाएगा, इसलिए अगर देखें तो 7 × x की जगह पे क्या रखना है 2, और -4 × p के p यहाँ पे है, y है यहाँ y, तो 4 × y के जगह पे हमें पुट करना है 4 इज इक्वल टू p। चलिए अब इसको बस सॉल्व करना है। 7 × 2 हो जाएगा 14 माइनस 4 × 4 हो जाएगा 16 इज इक्वल टू p। इस तरीके से 14 माइनस 16 करेंगे तो आ जाएगा 16 माइनस 14 मीन्स 2। चूँकि हमारे 16 के साथ क्या लगा है, माइनस साइन, और दोनों में से कौन बड़ा है, ये बड़ा, तो माइनस साइन इसके साथ आएगा, इसलिए p इज इक्वल टू -2, ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। तो k का मान ज्ञात करना है यहाँ भी, और यहाँ पे आपको एक नई चीज़ देखने को मिल रही है, वो है एक सरल रेखा। ये है सरल रेखा का समीकरण, ये होता है घात 1। जैसा कि आपको पता होगा क्या कहते हैं इसको, रैखिक समीकरण। तो रैखिक समीकरण किसको दिखाता है, रैखिक मतलब कि सीधी रेखा को दिखाता है, एक स्ट्रेट लाइन को दिखाता है, जैसा कि आपने ग्राफिक मेथड में देखा ही होगा। तो जो k का मान याद करना है वो सरल रेखा 2x माइनस के वाई इज इक्वल टू 9 बिंदु 1 से गुजरती है, इससे गुजरती है। आपको याद होगा स्टूडेंट, हमने जब ग्राफ बनाया था तो वहाँ पे x और y के 2 मान मिला करते थे, मिलते हैं, उसको हम क्या रखते हैं, उसको हम कहीं पे अगर मैं बिंदु यहाँ डिनोट कर दूँ तो इसका अगर पोजीशन पता करूँ तो आप कहेंगे कि सर इसका x और y
हमें क्या बताना होंगे, कोऑर्डिनेट्स बताने होंगे, निर्देशांक बताने होंगे। तो x का कुछ मान होगा यहाँ, y का कुछ मान होगा, यहाँ से जब दोनों मिलते हैं जिस बिंदु पर, वही होता है हमारा x, y। तो वैसे ही एक बिंदु है 1, -1, जो कि इस बिंदु से, जो कि ये जो सरल रेखा है वो इससे गुजरती है। तो अगर मैं एक और बिंदु ले लूँ, एक और बिंदु ले लूँ, इस तरीके से आपने पढ़ा है, ग्राफ बनाया है, तो ये कितने बिंदुओं से गुजर रहे हैं, मान लीजिए 3 बिंदुओं से। इसी तरह ये भी गुजरती है, जिसमें से एक बिंदु है 1, -1। तो यहाँ पे ये कहा जाता है, यहाँ पे हम निष्कर्षों से पता चलता है कि यदि ये जो सरल रेखा है इससे गुजरती है तो इस समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। कहने का अर्थ है जब मैं इसका मान इसमें रखूँगा, तो क्या मिलेगा मुझे, दोनों ही पक्ष बराबर मिलते हैं। तो गुजरती मतलब बराबर तो है ही, तो अननोन वेरिएबल का मान निकालना बड़ा ही आसान है। आइए कैसे करना है, बस आपको कुछ बातें हैं वो लिखना है कि यदि समीकरण सरल रेखा का समीकरण 2x - ky -1 से गुजरती है तो यह बिंदु जो है समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। तो दिया है सरल रेखा का समीकरण बराबर, या समीकरण क्या, 2x - ky = 9 तथा बिंदु 1, -1। अब हम लिखेंगे कि यदि सरल रेखा 2x - ky = 9 बिंदु 1, -1 से गुजरती है तो यह बिंदु रेखा के समीकरण को क्या करेगी, संतुष्ट करेगी। अतः समीकरण में x बराबर 1 तथा y बराबर -1 रखने पर क्या हो जाएगा, इसलिए 2 × 1 - k × -1 = 9। तो यहाँ से मिल जाएगा आपका 2 × 1 2 और -1 इंटू माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, k × 1 हो जाएगा k = 9। यहाँ से नंबर को नंबर के पास भेजते हैं और वेरिएबल रहेगा इधर, तो 9 - 2 दैट मीन्स k = 2। क्या हो जाएगा, k = 7। ये रहा आपका आंसर, k = 7। इस तरीके से निकालना है, जिसमें से ये वाला जो आपका कोटेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत आपको अच्छे से इसको याद कर लेना है। लेकिन यदि याद ना भी आए तो आपने ग्राफिकल मेथड पढ़ा है, थोड़ी सी आप इमेजिनेशन करेंगे कि यदि इस बिंदु से ये सरल रेखा गुजरती है तो उसी पर स्थित है मतलब उसको संतुष्ट कराएगी मतलब x और y के मान हम जब लिखते हैं तो दोनों ही पक्ष क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इस लास्ट क्वेश्चन, जो कि अपने आप में बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और एक यूनिक पैटर्न है अगर कहा जाए तो। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, और ये अपने आप में एक यूनिक पैटर्न है। जैसा कि हमने बात किया कि यहाँ पे आपको क्या करना है, ये 2 इक्वेशन दे दिया गया है, इसको आपको चेक करना है कि क्या ये यूनिक सोल्यूशन रखेगा, क्या ये नो सोल्यूशन रखेगा, क्या ये इनफाइनाइट सोल्यूशन रखेगा, अद्वितीय हल रखेगा या कोई हल नहीं रखेगा, या फिर ये रखेगा अनंत हल। और यदि अद्वितीय हल रखता है तो इसका क्या करना है, उसको सॉल्व करना है और x और y के मान लेके आना है, क्योंकि नो सोल्यूशन के केस में तो आपको हल मिलेगा ही नहीं, और यूनिक सोल्यूशन इनफाइनाइट सोल्यूशन हम फाइंड कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला काम है a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालना, ये हमने निकाल लिया। और पहला अगर केस देखें तो अद्वितीय हल के लिए अगर हम चेक करते हैं इसको, अद्वितीय हल के लिए क्या होता है, अद्वितीय हल के लिए a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। चीज़ें बिल्कुल भी स्पष्ट है। क्या a1/a2 मीन्स 4/2 इज़ नॉट इक्वल टू 7/1, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 4/2 जो है वो कभी भी 7/1 के बराबर नहीं हो सकता। अतः या हम लिख सकते हैं कि स्पष्टतः समीकरण निकाय का अद्वितीय हल है।
और अद्वितीय का अर्थ ही होता है कि दुनिया में केवल एक, अर्थात कि केवल एक निकलेगा तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट सॉल्यूशन की तो बात ही नहीं होती। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं, अतः इसको हल करेंगे तो विलोपन विधि से, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से। क्यों विलोपन विधि से? क्योंकि यहाँ है 7y और यहाँ है क्या y, तो इस 7y और यहाँ पे अगर मुझे इसको कैंसिल कराना है y वाले टर्म को तो क्या बनाना पड़ेगा, इसको भी 7y। तो इस समीकरण 2 को क्या कर दूंगा मैं, 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। विलोपन विधि से y को विलोपित, y को विलोपित करने के लिए, y को विलोपित करने के लिए समीकरण 1 को 7 से गुणा करके, समीकरण 1 को 7 से गुणा करके इसमें से क्या कर देंगे, हम घटा देंगे। तो समीकरण 2 को 7 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 है आपका 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 18। अब इसमें हम 7 से गुणा करेंगे और इससे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 7 से जब गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 14x प्लस 7y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 28। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगर बात करें, अच्छा घटाना है, हाँ ठीक जा रहे हैं, घटाना है तो यहाँ से ये माइनस साइन और ये हो जाएगा आपका माइनस साइन, ये भी आपका माइनस साइन। 14x और 4x दोनों में माइनस जब हम करते हैं इसको तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 10x। चूँकि 14 के साथ माइनस साइन इसीलिए माइनस 10x, ये तो हो जाएंगे आपस में कैंसिल। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ भी माइनस 10 आएगा। अतः x का मान जब हम निकालते हैं तो माइनस से माइनस कैंसिल, 10 से 10, तो x इज इक्वल टू, या अगर देखें तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो पूरा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो x का जो वैल्यू है आपका क्या मिल जाएगा, 1। x का वैल्यू 1 मिल गया। अब इस x के मान को चाहे आप समीकरण 1 में रखें या 2 में रखें, तो 2 में रखना ज़्यादा सरल है। अतः x बराबर 1 समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, 2 × 1 प्लस y इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू हो जाएगा 4। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, 2 जब इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इस तरीके से y इज इक्वल टू हो जाएगा 2। अंत में आपको लिखना है, अतः x बराबर 1 एंड y बराबर 2। ये आपका आंसर है स्टूडेंट, ये आपका आंसर है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन नंबर 8 कर लिया और क्वेश्चन नंबर 8 करने के साथ ही आपका जो एक्सरसाइज 3 है वो कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होने के साथ ये चैप्टर भी आपका कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा आप लोगों का सफ़र, जैसा कि मेरा रहा है। मुझे तो बड़ा ही अच्छा लग रहा है आप लोगों के लिए ये वर्क करके। अगर आप लोगों को भी चीज़ें पसंद आ रही हों तो थोड़ा हमें भी सपोर्ट कर दीजिए। DC मैथ्स पार्टन को आप शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा और अपने फ्रेंड के साथ, ताकि